यस। गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम अनिरुद्ध है। केवल और केवल एक उच्च शक्ति की हाय कृपा है, अनिरुद्ध आप भाई। लोगों का साथ है। हाय हाय हाय। और 12 कदमों का ये सुंदर कार्यक्रम मेरे स्पॉन्सर यार शराब के पहले घूंट से दूर हूँ और इस लायक हूँ कि शराब से दूर रहने के बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में पहली बार 29 दिसंबर 2016 को। और जैसा कि ये सभी आप जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आ, आया। और जो बेसिक पहली बातें सुनी थी उसमें एक उदाहरण सुना था और बहुत सिंपल सी बात थी यार। वो उदाहरण ये किसी के मुंह से सुना था कि कोई एक छोटा बच्चा होता है, वो गलती से गर्म तवे पे हाथ रख देता है और उसका हाथ झुलस जाता है। उसके बाद वो इतना खौफ खाता है उस चीज से कि यार इस तवे को हाथ लगाया मैंने और मेरा हाथ जल गया, कि वो उसके बाद ठंडे तवे पर हाथ रखने से भी कतराता है। छोटा बच्चा, रेंगने वाला। और ये उदाहरण जो था वो सुन के मुझे लगा कि ये क्या बाल भारती पढ़ा रहे हो मेरे को, है ना। सिंपल सिंपल बातें बता रहे हो, कोई ठोस बात बताओ यार शराब के बारे में। क्योंकि शराब ने इतनी बर्बादी कर दी थी, मेरे पास बचा नहीं था एक्चुअली ज्यादा कुछ जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है ना, मुझे एकदम पावरफुल कुछ एकदम है ना ऐसा फैंटास्टिक वाला कुछ चीजें बताए आप मेरे को। लेकिन सिंपल बात बताई जा रही थी कि यार शराब के पहले घूंट से दूर रहना है। और मैं इस चीज को अपने पास्ट लाइफ से जोड़ के देख ही नहीं पाया कि यार ये उदाहरण जो दिया था छोटे बच्चे का वो मुझ पे कितना लागू होता है। एक्चुअली मैंने तो बहुत बचपन में समझ जाना चाहिए था और शायद तब मैं मानता भी ये था कि शराब से दूर रहना चाहिए, मैंने शराब को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मेरे घर में मेरी लाइफ में मैं शराबियत देख चुका था। मेरे पिताजी शराब की वजह से बर्बाद हुए थे और बहुत छोटी उम्र में सारी जो दुर्दशा होती है, सारे जो दुष्परिणाम होते हैं, जो बदनामी, जो जिल्लत, जो आर्थिक है ना, मतलब गरीबी, कर्जे, ये सब सब मैं 12-13 साल की उम्र से देख रहा था। और मैंने कसम खाई थी कि यार ये शराब बहुत खराब चीज है, इसको हाथ नहीं लगाना है। और मेरी माँ तो बिल्कुल हमारे रिश्तेदारों में कहा करती थी कि बाप ने जो भी किया लेकिन मेरा बेटा शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तो ये काफी देर तक मैंने ये जो चीज थी इसका पालन किया था। 21 साल की उम्र तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया था। और वैसे कोई मतलब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, पिताजी का पीना था, लेकिन प्लस पॉइंट्स भी काफी सारे थे मेरी लाइफ में। मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं दोस्तों में भी लोकप्रिय था, है ना, मुझे बाकी भी सारे इंटरेस्ट थे। तो ऐसा नहीं है यार कि मैं ना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, बिल्कुल बढ़ पाता था। लेकिन कुछ था अंदर से, कुछ कमी थी, कुछ है ना थोड़ी सी मायूसी थी। जो भी शराबियत के दुष्परिणाम थे उनकी वजह से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। और साथ ही अंदर एक दबी हुई चीज थी कि यार इन सब के बावजूद है ना मैं कुछ खास करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो 21 साल की उम्र में मैं अपने गांव से थोड़े बड़े शहर में आया और वहां पे मैं कुछ ऐसे लोगों की संगत में आया जो समाज में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। और वहां पे शराब चल रही थी यार। और मैं असिस्टेंट था, तो शराब लाके देना, फिर वो टेबल सजाना, फिर वो ग्लास लाके देना, है ना, फिर वो साथ में जो चखना वगैरह आता है वो देना, खाना अरेंज करना और उन लोगों की बातें सुनना। तो यार शराब के दौर चलते थे और बहुत बढ़िया बातें होती थी, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते थे, गाने चलते थे, कविताएं सुनाई जाती थी, बड़े बड़े लोग आते थे। और वो जो वातावरण था और शराब का माहौल था वो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करने लगा। मैं शराब नहीं पी रहा था, लेकिन शराब की महफिल कब सजेगी इसका मैं इंतजार करने लगा। जो सालों का डायरेक्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि शराब की वजह से क्या हो सकता है, क्या बर्बादी हो सकती है, वो मेरी दिमाग से धीरे 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 जो है वो ब्लर होता गया। और ये धारणा बन गई कि मेरे पिताजी को शराब पीना नहीं आई, लेकिन शराब तो कोई खराब चीज नहीं है यार, और क्यों ना अपन एक बार चख के देख लें। और जैसे ही शराब का मैंने पहली बार टेस्ट लिया, वो उल्टी उल्टी हुई, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ कर दिया शराब ने मेरे दिमाग के अंदर यार। वो जो मैंने कहा कि बुझा बुझा था, वो एकदम है बत्ती जल गई जैसे, एक कॉन्फिडेंस आ गया। और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, और मैं आगे देखने लगा कि अब कब शराब पीने का मौका मिलेगा। और जल्दी मेरी शराब जो है वो मेरी लाइफ में एक है ना अहम हिस्सा बन गई। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही मैं बहुत ज्यादा पी रहा था या रोज ही पी रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन यस यार शराब है ना बहुत अच्छी लगी थी मेरे को।
और मैं मौका ढूंढने लगा कि कब है ना मौका मिलता है और कब मैं शराब पी सकता हूँ। और पहले दोस्तों के साथ पीता था, फिर थोड़े जेब में पैसे हो तो अकेले भी पीता था। और जैसा मैंने कहा कि शराब पीने के बाद कॉन्फिडेंस आया था, तो ये शहर भी मुझे छोटा लगने लगा। फिर मैं मुंबई चला गया, लड़की मिली एक, उसको भी प्रपोज इस स्टाइल से किया कि मतलब है ना एहसान ही कर रहा हूँ कि यार तुम मुझसे शादी करने वाली हो, हुक्म जैसे छोड़ रहा हूँ। और उस पागल लड़की ने भी हाँ कर दी मेरे को और अपनी बर्बादी वहीं पे लिख डाली जब मेरे से शादी की हुई उसने। तो शादी तो कर ली, काम तो करने लगा, लेकिन जो बच्चा था वो बच्चा ही हुआ रहा, वो बड़ा नहीं हुआ कभी यार। मैं समझ ही नहीं पाया कि अब है ना जिम्मेदारी आई है। वो कहते हैं, मेरे को बाद में बहुत बताया साइकोलॉजी के हिसाब से, कि जब मैंने शराब पीना चालू किया ना तब मैं 21 साल की उम्र का था, तो मेरी है ना जो इमोशनल ग्रोथ है वो वहीं पे रुक गई। भावनात्मक रूप से मैं 21 साल का ही रहा, कभी उससे आगे बढ़ा ही नहीं मैं। और मुझे वो सही लगता है, मतलब ये विज्ञान की दृष्टि से या साइकोलॉजी की दृष्टि से क्या है सही क्या गलत वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपने में देखता हूँ कि जब मैंने शराब पीना चालू की तो मेरी सारी ऊर्जा, मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा आकर्षण जो है वो शराब पर इतना केंद्रित हुआ कि बाकी जो जीवन के हिस्से होते हैं उन पे मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया यार। काम कर रहा था, काम बहुत अच्छा था, काम में घर में भी मेरा व्यवहार जो है वो पहले दिन से ऐसा नहीं था कि मैं ना घर में आके तमाशे कर रहा हूँ, मारामारी कर रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, ये नई चीजें की, ये बहुत बाद में आई। तो मुझे लगता था कि यार मैं शराब पी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, जल्द ही मैं करियर में आगे भी बढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करियर में मैं ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन शराब में आगे बढ़ रहा था तेजी से बहुत। और ये बताने वाली पहली व्यक्ति अगर कोई थी तो वो मेरी पत्नी ही थी। बोले कि क्या कर रहे हो। एक्चुअली मेरे को ये अच्छा लगा था इस लड़की में कि यार इसको है ना शराब को लेके कोई टैबू नहीं है, ये शराब को खराब नहीं समझती है। इनफैक्ट कभी कभी वो मेरे साथ लेती भी थी एक आध दो पैग। तो मुझे लगा ये बढ़िया है यार, ये मेरे को रोकेगी नहीं, लेकिन वो रोकने लगी क्योंकि मेरी शराब बढ़ रही थी और मैं मान नहीं रहा था। मैंने कहा जवानी के दिन है यार, थोड़ा बहुत हो जाता है आगे पीछे तो क्या है उसमें, मैं आगे जाके थोड़ी ये चीजें करने वाला हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। एडजस्ट किया उसने, लेकिन कितना एडजस्ट करती, क्योंकि जल्दी शराब मेरी है ना असामान्य रूप से पीना चालू हो गया। जो पहले एक 90 ml पे हो जाता था, फिर बाद में क्वार्टर पे हो जाता था, वो अब नहीं हो रहा था। आखिर तक टेबल पे पीने वाला मैं ही था, तो आखिरी गाड़ी छूट जाती थी, मैं बहुत लेट घर पे पहुंचता था या रात में घर ही नहीं पहुंचता था, सुबह पहुंचता था। जेब से एक बार एक पुलिस कांस्टेबल ने मेरी 25,000 रुपए निकाल लिए। कभी बटुआ ही गायब हो रहा है, कभी मोबाइल फोन ही गायब हो रहा है। घर में हालत में पहुंच रहा हूँ तो कहीं पे कहाँ सोया था रात भर मालूम नहीं, तो कपड़े खराब हुए हैं। तो ये जो चीजें चालू हो गई थी और साथ ही हैंगओवर चालू हो गए थे। और मेरे को यार कहीं ना कहीं अंदर से ये महसूस हो रहा था, मैं बाहर तो नकार रहा था कि ठीक है यार हुआ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अंदर से मुझे थोड़ी अच्छा लग रहा था जब मैं ऐसा होता था। मैं पीने के लिए बैठता था तो मजे के लिए पीने बैठता था ना यार, कि बढ़िया दिन भर काम किया है, शाम को मस्त एकदम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, दोस्तों के साथ गपशप होंगे, गाने गाएंगे और घर जाएंगे, मस्त खाना खाएंगे, सो जाएंगे। जाता था तो मैं इसलिए था। लेकिन शराब के बाद दौर के बाद दौर, दौर के बाद दौर, और बाकी की जो चीजें हैं वो रह ही जाती थी सारी। और सुबह हैंगओवर, हथौड़े पड़ रहे हैं, जी घबरा रहा है। मुंबई की गर्मी में अब ऑफिस जाना है लोकल में तो लगता था जाऊं ही नहीं, तो ये काम पे असर होने लगा। अब ये मैं अंदर से समझ रहा था और यहाँ से मेरी कोशिशें चालू हुई कि यार शराब तो मुझे चाहिए, लेकिन शराब के जो दुष्परिणाम हैं इनको मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। तो पहले तो ये हुआ कि यार मेरे को रम अच्छी लगती है, तो है ना वो गर्मी को सूट नहीं करती है, तो वोडका पीऊं, बियर ही पी के देखूं, या फिर उल्टा काम करूं कि है ना पहले खाना खा लूं बढ़िया, लोग कहते हैं कि पेट भरा रहना चाहिए, तो खाना खा लूं उसके बाद दारू पीऊं। या फिर मैं एक काम करता हूं कि मैं ना वेटर को बोलूंगा कि सिर्फ एक क्वार्टर देना, उसके आगे मेरे को नहीं देना। तो मैं एक क्वार्टर पी के अगर उठता भी था तो वहां से लोकल पकड़ी, घर के पास गया तो फिर से बार में बैठ गया। फिर मैंने एक तरकीब ये निकाली कि यार मैं मुंबई के बाद दहीसर पे, मुंबई खत्म होता है, मैं मीरा रोड में रहता था, तो मैंने कहा एक बार सोचा कि मैं सिर्फ मुंबई में पीऊंगा, मीरा रोड में नहीं पीऊंगा, क्योंकि रोज तो मैं ऑफिस जाता नहीं हूँ, घर से ही काम करता हूँ। तो जब मैं मीरा रोड से बाहर निकल के मुंबई में जाऊंगा तभी दारू पीऊंगा, मीरा रोड में नहीं पीऊंगा। अब मैं काम निकाल के चेकनाका पे आने लगा। मतलब ये पागलपन, बेवकूफ किसको बना रहा था मैं लाइन क्रॉस करता था दहीसर चेकनाका पे और वहां के बाहर में बैठता था कि मैं मीरा रोड में नहीं पी रहा हूँ। उल्टा भी करके देखा कि मुंबई में नहीं पीऊं, जब मीरा रोड में हूँ तभी पीऊंगा। दिन में पीना चालू हो गया था क्योंकि फ्रीलांसर था मैं।
और मैं जिस क्षेत्र में था वहां पे दिन में दारू पीना कोई ऐसा बहुत बुरा भी नहीं माना जाता था, कि कभी कभार हो जाता है। तो दिन में पीना चालू हो गया था, तो वो मैंने तय करके देखा कि यार दिन में नहीं पीऊंगा, सिर्फ रात में पीऊंगा, सिर्फ घर पे पीऊंगा। तो घर पे मैं बोलता था कि 1 क्वार्टर में लाया हूँ, इतना ही पीना है, लेकिन फिर है ना पान सिगरेट तंबाकू लेने के लिए उतरता था नीचे और चुपके से गया, और 90 ml आ गई जीवन में। और ये जो बच्चा आ गया, ये बच्चा है ना, इसने बड़ी यार तो बड़ी करामात कर दी है मेरे लाइफ में। बच्चे पे बच्चा चलता था, छुपाने के लिए भी अच्छा था। तो ये सारी रोकने की कोशिशें चालू हुई और कुछ भी काम नहीं आ रहा था यार। बीच में मैंने सोचा कि यार छोड़ ही देते हैं ना। 17 दिन तक मैं रुक पाया, 17 दिन तक रुक पाया, और फिर मैंने सोचा कि यार दारू नहीं पीना है, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो कुछ लाइफ में चाहिए, तो अपन ताड़ी पीते हैं। तो 2-3 दिन ताड़ी पिया, फिर मैंने कहा इसमें क्या मजा आता है यार। चलो अब 17 दिन हो गए हैं अपने को, तो आज के दिन 18वें दिन सिर्फ 1 क्वार्टर पीते हैं, और फिर कल से फिर से बंद। तो एक बार वो चालू हुई तो फिर से चालू हुई, काहे की बंद। जॉन्डिस हुआ बीच में, जॉन्डिस हुआ और डॉक्टर ने बोला कि आपने कम से कम 6 महीना दारू से दूर रहना है। तो मेरे दिल में ये दर्द उठा यार, 6 महीना दारू से दूर, क्या बोल रहे हैं यार ये। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात बोली थी कि अनिरुद्ध है ना, ग्लूकॉन डी बहुत पिया करो, ग्लूकॉन डी तुम्हारा बेस्ट दोस्त है अभी। तो ये बात मैंने पकड़ ली। अब ये पागलों जैसा दिमाग क्या चलता है देखो। मैंने कहा दारू उन्होंने मना करा है कि दारू से नुकसान होगा, लेकिन ग्लूकॉन डी मेरा अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो दारू का जो हार्म है ना उसको बैलेंस कर लेगा। तो मैं बार में बैठता था ग्लूकॉन डी का पैकेट लेके, वोडका में ग्लूकॉन डी मिलाया 4 चम्मच, उसमें पानी मिलाया, मतलब कितना शुगर जा रहा था, और ये मैं क्या कर रहा था, कितना बेवकूफ बनाना खुद को। और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि शराब के बिना अब मैं रह नहीं पा रहा था। मैंने देखा है यार, जिनको जॉन्डिस होता है कि नहीं लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यार अपन ने संभल के चलना चाहिए। नॉर्मल लोगों को सिंपल बात समझ में आती है कि इस चीज से नुकसान है मुझे, तो मैंने इस चीज से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं अपनी लिवर से खेल रहा था, मैं अपनी जान से खेल रहा था। यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा एक ही बच्चा था तब, ये मुझ पे डिपेंडेंट है यार। और होना था वो वही हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे लीवर में हल्का सा दर्द होने लगा। अब लीवर में हल्का सा दर्द हो गया तो मैं घबरा गया। मैंने कहा ये जरा है ना ज्यादा ही हो रहा है। अब ये बात हुई जब, तब तक मुझे किसी ने भी नहीं बोला था कि अनिरुद्ध शराब पीना बंद कर दो टोटली। मेरे ऑफिस में भी कभी कभी बोलते थे कि यार जो रात को ज्यादा हो गई है क्या, थोड़ी स्मेल आ रही है। लेकिन इतना कुछ हार्म नहीं हुआ था, करियर अच्छा जा रहा था, फैमिली लाइफ कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी। छोटे मोटे झगड़े होते थे शराब को लेके, लेकिन इतनी बात बिगड़ी नहीं थी। बट लीवर जब दर्द हुआ हल्का सा, तो मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं हो जाए कि जवानी में है ना टिकट काट लूं। तो मैंने कहा इसका कुछ करना चाहिए, ये शराब है ना हमेशा के लिए चली जाए अपनी लाइफ से यार, हमेशा का खत्म कर देते हैं किस्सा। तो मेरे घर में किसी को मालूम नहीं था कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, दुनिया भर की चीजें मेरे को मालूम रहती है। तो मुझे भी मालूम था, और इनफैक्ट मेरी पहचान के लोग थे वो। तो मैंने उनको फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मेरे को रहना है, दारू छोड़ना है। बोले आ जाओ। पहुंच गया मैं खुद शान से। 200 लोग थे वहां पे शराब की समस्या से ग्रस्त। तो सबको, ज्यादातर लोगों को उठा के लाए थे या बहुत हालत खराब होके आए थे, लेकिन मैं हालत खराब होके नहीं पहुंचा था। मेरी उम्र 33 थी, बाहर से मैं एकदम स्वस्थ था, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली लाइफ बिगड़ी हुई नहीं थी, सब कुछ वैसे आउटर बाहर से देखते अगर तो सब कुछ अच्छा था। और वहां पे गया, वहां पे 2-3 दिन मेरे अच्छे गुजरे, दवाइयां चालू हो गई, लीवर का दर्द बंद हो गया, भूख जो कम हो गई थी वो बढ़ गई, 4-4 रोटी खाने लगा, और फिर आसपास देखने लगा, और मुझे पछतावा होने लगा कि मैं यहाँ कहाँ आ गया यार। सब के सब जो हैं वहां पे आए हुए लोग, सब के सब ज्यादातर लोग थे, उन्होंने उनको बहुत हर तरीके के नुकसान हुए थे। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी का फैमिली प्रॉब्लम, किसी का फिजिकल प्रॉब्लम, किसी को तो मतलब खड़े रहते नहीं बन रहा है, कोई जवानी में बूढ़ा हो गया है, किसी को लीवर सोराइसिस, सब तरह के प्रॉब्लम जो हम जानते हैं सब। मैंने कहा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यार। और तब मुझे बोला गया, मतलब ये सब बताया होगा वहां पे यार, बहुत अच्छा रिएक्ट था वो। ए के प्रोग्राम को मानता था, ए के मेंबर्स भी वहाँ की एसेज देते थे। तो ये सब बातें बताई होंगी कि बीमारी के 3 रूप क्या हैं, पहले घूंट से दूर रहना है। ये भी मुझे याद है कि उन्होंने बोला था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाना है यहाँ से बाहर, रेगुलर अगर वहां पे जाते हैं तो शराब की इच्छा निकल जाती है। और मैंने पूछा था कि सचमुच ऐसा होता है।
बोले कि यार ज्यादातर लोगों ने बोला है कि अगर रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं तो उनको शराब पीने की इच्छा नहीं होती है। मैंने कहा क्या बात है यार, लेकिन यहीं पे मेरा दिमाग अटक गया। तो मैंने कहा इच्छा ही चली जाएगी शराब की, क्योंकि वो जो बात हुई थी मेरे दिमाग में आई थी शिद्दत से, ये शराब का किस्सा ही खत्म कर डालते हैं। वो मोमेंट आके चली गई थी। जैसे ही मेरी शारीरिक हालत ठीक होती गई वैसे वैसे मुझे शराब के बारे में फिर से ना याद आने लगी थी। और वो जो शिद्दत से लगा था कि शराब का किस्सा खत्म हो जाए, उसके बजाय मुझे ये लगने लगा कि यार मैं तो इन लोगों के जैसा नहीं पिया हूं। इन्होंने तो इतना पागल, इतना आगे चले गए थे ये लोग कि इन्होंने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ। तो अब 30 दिन यहाँ पे मैं गुजार रहा हूँ, इसके बाद बाहर जाऊंगा और मैं ना कंट्रोल तरीके से पीऊंगा, अब पहले जैसा ज्यादा नहीं पीऊंगा। और तब मुझे बोला गया कि एज येट, अब तक अनिरुद्ध, जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो एक बात समझ लो कि ये बढ़ती हुई बीमारी है। तुम याद करके देखो कि कितनी क्वांटिटी से चालू किया था और अब कितनी क्वांटिटी पे आ गए हो। मजे के लिए पीते थे लेकिन अब मजा सब गायब हो गया है। और इसी तरह से पीते रहे तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे तुम जो नुकसान देख रहे हो उसमें से कुछ नुकसान तुमको हो जाएंगे। लेकिन मेरे में एक बात है यार कि मैं ना ध्यान से चीजों को है ना इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देता हूँ। बड़ा ही चालू किस्म का, बड़ा ही है ना एकदम कैजुअल जीने वाला इंसान हूं मैं। चीजों को गंभीरता से नहीं लेता हूँ। इतनी चीजें वहां पे बताई गई थी, रोज रोज अच्छे सेशन होते थे, लेकिन मेरा दिमाग अब चलने लगा काउंट डाउन, कितने दिन बचे, बाहर निकलता हूँ और फिर से दारू पी लूंगा। मेरी वाइफ बड़ा इंतजार कर रही थी कि यार खुद होके गया है, उसने तो नहीं बोला था कि दारू छोड़ दो, लेकिन दारू छोड़ने के लिए गया है तो यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वापस आ जाएगा, दारू चली जाएगी अपनी लाइफ से। तो वो मुझे लेने आई वहां पे, और वापस हमने वो पूरा सफर किया मुंबई तक का। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते आए। और मैंने कहा यार 30 दिन से है ना मैंने नॉनवेज नहीं खाया है। तो पत्नी ने कहा हमने भी नहीं खाया यार, क्योंकि घर में नॉनवेज मैं बनाता था। तो घर पहुंचा और मैंने कहा नॉनवेज लेके आता हूँ, बढ़िया अपन खाना खाते हैं। और मैं पहुंचा सीधा दारू दुकान पे। मैंने कहा सिर्फ 1.90 लेते हैं। और जेब से पैसे निकाले तब तक मुझे ये लगा, मैंने बोला कि 2.90 दे दे यार। और वो लेने के लिए पलटा तो मैंने कहा एक काम कर यार 3.90 दे दे। तो कम से कम इतना तो मेरे को लगता ही था, 3 बच्चा। तो 1.90 वहीं पे गटक डाली, 2 जेब में लेके आया। मटन बना रहा था और मटन बनते बनते जो वो तैयार हो गया तब तक वाइफ को समझ में आ गया कि ये इसने तो हमेशा की तरह पी ली। तो वो तो हैरान, बोले कि क्या है ये बंदा, मतलब इसको किसी ने बोला नहीं है, खुद होके रियाज जाता है कि मेरे को दारू छोड़नी है। मुझसे वहां से बात करते हुए पूना से 4 घंटे आया मुंबई तक, और इतनी अच्छी आगे की लाइफ की बात कर रहा था। कितनी याद आई तुम्हारी बच्चे की ये बोल रहा था, अब कैसे लाइफ अच्छी तरह से बितानी है ये बात कर रहा था, और 1 घंटे में टाइट। अब ये पागलपन, ये जो पागलपन है कि 90 लेने जाता हूँ, एक तो जाता ही हूँ जबकि तय किया है कि शराब पीना ही नहीं है। अब उसके बाद जाता हूँ 90 लेने के लिए, और 5 सेकंड में 1.90 का 3.90 हो जाता है। और उसके आगे मैं ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि घर वालों को क्या लगेगा यार, क्या शौक होगा उनको, कितना सदमा बैठेगा। और ये जो बात हुई ये तो बहुत मामूली लगेगी, ऐसी बातें मुझे आगे होने लगी, क्योंकि दिमाग में वो जहन में कहीं न कहीं बात उतर गई थी कि यार ये एक बीमारी है। जब तक मेरे को मालूम नहीं था तब तक ठीक है, चल रही है बात। लेकिन ये बात पता चल गई थी कि ये एक बीमारी है और उसके बावजूद मैं पी रहा हूँ, तो यार मैं पहले जैसा अब शराब का आनंद भी नहीं ले पा रहा, और शराब बढ़ भी रही है। मतलब कंट्रोल जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ बचा था वो भी चला गया। दोस्तों कहानी अगर शॉर्ट करूं तो उसके बाद मैंने शराब को रोकने के, शराब को कंट्रोल करने के सैकड़ों कोशिशें करी, लेकिन शराब बढ़ती ही गई। बोला था कि बढ़ती हुई बीमारी है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो टाइम शायद बहुत पहले कभी था कि जब तुम विल पावर का इस्तेमाल करते और शायद शराब को रोक देते, लेकिन अब वो पॉइंट चला गया, एलओसी क्रॉस कर दी। अब वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कि तुम शराब नियंत्रित रूप से पियोगे। और मैं जिद पे अड़ा हूं कि कैसे नहीं पीऊंगा यार, मेरी विल पावर बाकी हर जगह काम में आ रही है। अगर मैं सोचता हूं कि 16 घंटे काम के लिए बैठूंगा तो मैं बैठता ही हूं, भले दारू पी रहा हूं, लेकिन मैं काम पूरा करके ही छोड़ता हूं। अगर मुझे बीच में किसी चीज की एलर्जी हो गई कि ये चीज खाता हूं तो मुझे है ना उल्टियां होती है, तो मेरी बहुत पसंद की चीज थी, मैंने 2 साल खाना ही बंद कर दिया।
मैंने कहा मेरा कंट्रोल कैसे नहीं है, कंट्रोल तो है। और ये मेरी लड़ाई चलती रही शराब से, और इस लड़ाई के मारे एक एक करके मेरे नुकसान होने लगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, या मैं समझना नहीं चाहता था। मैं धीरे धीरे उन 200 लोगों की जैसे बनने लगा जिनको मैंने रिहैब में देखा था, और मैंने बोला था कि मैं इनके जैसा नहीं हूं। क्योंकि काम हाथ से जाने लगे, लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया, घर में झगड़े बहुत बढ़ गए, बहुत झूठ बोलना, पैसे का हेर फेर करना, घर की चीजें बेचना, बहुत खराब खराब हालत में अपमानजनक स्थिति परिवार पे आना, बार बार डिटॉक्स होना, साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट, ये सब 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 के चलते, और शराब के साथ आने वाली बाकी तमाम चीजें जिनकी वजह से एक घर बर्बाद हो जाता है। जैसे मेरा बचपन में मैंने घर बर्बाद होते हुए देखा था, वैसे ही मैंने बड़ा होकर अपना घर बर्बाद कर दिया। जो चीजें मेरे पिताजी के पीने की वजह से मुझे भुगतना पड़ी, वही चीजें मेरी वजह से अब मेरे बेटों को भुगतना पड़ रही थी, क्योंकि अब मैं 2 बेटों का बाप था। दूसरा बेटा इमेच्योर प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, उसकी हालत चिंताजनक थी, पैदा होने से पहले भी और पैदा होने के 3 महीने बाद भी। और इस दौरान भी मैं छप कर पी रहा था। ये बोल रहा था मैं कि नहीं नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो निभा रहा हूँ, पैसे तो जुटा रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ, वो तो कर रहा हूँ, वो तो कर रहा हूँ, लेकिन ये होश ही नहीं कि यार परिस्थिति क्या है। घर में माँ को हार्ट अटैक आया है, तो मैं रात की ड्यूटी मांग रहा हूँ कि मैं ध्यान रखता हूँ रात में आप लोग है ना आराम करो। और मैं रात को इसलिए मांगता था कि घर पे पीने नहीं देंगे, यहाँ पे मैं शांति से पीऊंगा। तो उसको नर्स की जरूरत है, और मैं यहाँ पे सो गया हूँ, खर्राटे ले रहा हूँ दारू पी के। होश ही नहीं, दारू के आगे कुछ सूझता ही नहीं है। तो 2 ही सालों में मेरे साथ वो सारी चीजें लगभग हो गई जो मैंने उस रिहैब में देखी थी बाकी लोगों के साथ रहते हुए। और मैं जीवन में पूरा अकेला हो गया। मेरी वाइफ बच्चों को लेके छोड़ के चली गई। काम की जगहों पे मुझे अब कोई खड़ा नहीं करता था। भाई दोस्त वगैरह ने कुछ देर तक मेरे को सपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वही कि हर बार मैं पीने जाऊं, उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया मेरे को, लेकिन पीने के आगे मुझे कुछ सूझे ही नहीं कि जिंदगी पूरी बर्बाद हो रही है यार। और मैं सड़क पे आ गया, प्लेटफॉर्म पे सोने लगा, बस स्टैंड पे रहने लगा। 2-2 3-3 दिन खाने को नहीं है ढंग से, लेकिन दारू पी रहा हूँ। और ऐसे में भी है ना, मैं हार नहीं मान रहा हूँ यार। मुंबई में मीटिंगों की कमी नहीं थी, मेरे को मैसेज मिला नहीं था ऐसे नहीं था, लेकिन मैंने मैसेज कभी ध्यान से लिया ही नहीं। उसके बाद फिर से घर वालों को तरस पे आया और मुझे इंदौर ले गए कि मुंबई का तो खेल तुमने भैया खत्म कर दिया, अब बस पीना मत, कमाया नहीं तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों को बाप की जरूरत है। तो किराए के 2 कमरे लिए थे पत्नी ने, वहां पे गया। बड़ा ही आभारी था कि यार सड़क पे रहने के बाद है ना अब छत आ गई है, 2 वक्त खाना मिलेगा, बच्चे वापस मिलेंगे, तो अब नहीं पीना है यार। अब ये बाकी वक्त मैंने जो किया था ना संकल्प कि अब तो दारू नहीं पीऊंगा, वैसा वाला नहीं था। ये अंदर से आई हुई बात थी यार, कि नहीं यार परिवार फिर से वापस मिला है, अब अपने को नहीं पीना है यार, अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। एक सच्चाई थी उस बात में। और इसके बावजूद 2-3 दिन में मैंने फिर से दारू पी ली। और अब जो है मैं बिल्कुल, मेरी है ना हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार ये क्या फिर से कर रहा हूँ मैं। तो मैंने पत्नी से कहा कि मुझे यार फिर से एक बार रिहैब भेज दो तुम। अब ये तीसरा रिहैब, और ये आखिरी रिहैब जब मैं खुद से गया। वहां पे गया, बहुत अच्छा रिहैब था। इस बार 1 महीना नहीं 3.5 महीना रहा वहां पे। काउंसलर थे और यहाँ पे बाकायदा AA का कार्यक्रम करवा रहे थे, स्टेप 1 2 3। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जोड़ दिया। अब यहाँ आके मेरे हाथ से सब कुछ चला गया था, फैमिली जैसे तैसे बची थी, न कोई इज्जत बची थी, न स्वास्थ्य बचा था, न काम बचा था, पैसे नहीं थे, कर्जे थे। तो रॉक बॉटम जो बोलते हैं, रॉक बॉटम मैंने कब का क्रॉस कर लिया था मटेरियल तरीके से अगर देखो तो। लेकिन दिमाग है कि मान नहीं रहा था। मेरे दिमाग को लग रहा था कि मैं कम बैक करूंगा फिर से यार, ठीक है बाजी हार गया हूँ लाइफ की, तो क्या, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं ना। तो मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं फिर से ना दुनिया को दिखाऊंगा कि अनिरुद्ध हैज कम बैक। फटा पोस्टर निकला हीरो। तो ये खुद को हीरो समझता था मैं। और इसीलिए मीटिंग में जो सिंपल सिंपल बातें बताई जा रही थी उन पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। बहुत सिंपल था यार, मेरे को बच्चा बनना था, क्योंकि मेरे तरीके तो काम नहीं आए थे। मैंने हर तरीके से शराब को कंट्रोल करने की, शराब को छोड़ने की कोशिश करी थी, वो काम नहीं आए थे। बार बार रिहैब जा रहा था,
और यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो मेरे को ऐसे मेंबर्स मिले थे जो मेरे जैसी स्थिति में रह चुके थे, लेकिन उन्होंने यहाँ कही गई बातें करी और वो सोबर थे। कोई कुछ दिन, कोई कुछ महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल तक सोबर थे मेरी मीटिंग में लोग सब। और सिंपल सिंपल बातें बता रहे थे। बोले यार दिमाग बाहर रख के आओ और यहाँ जो बोली जा रही है चीजें वो करो, तो जैसे हमारी शराब की समस्या जो है उस वो दूर हो गई है, वैसी तुम्हारी भी हो जाएगी, जीवन फिर से अच्छा हो जाएगा। लगभग 2 महीने मैं सोबर रहा, बढ़िया मीटिंग में आता था, अच्छा लगता था मुझे, मैं शेयर भी करता था, मैं लोगों से बात भी करता था, मुझे कंपनी भी अच्छी लगती थी, लेकिन दिमाग जो है वो चलने लगा था। मेरे को हर बात पे डाउट लेना, ऐसा थोड़ी ना यार, ऐसा थोड़ी होता है, आप बोल रहे हो तो मैं कैसे मान लूं। तो यहाँ पे उदाहरण वो बता रहे थे, बिग बुक मैंने चाट ली थी पूरी, तो बिग बुक मेरे को अच्छी तरह से मालूम थी, और वही एग्जाम्पल्स है ना बार बार यहाँ पे दोहराते थे। तो एक जो कहानी थी वो ये थी कि एक बंदा था जिसको बहुत जवानी में ही समझ आ गया कि शराब मेरी बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, तो उसने तय किया कि मेरे को तो यार सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो ये शराब मैं बंद कर दूंगा और सब कुछ जब हासिल कर लूंगा तब शराब पीऊंगा। तो 25 साल उसने शराब को हाथ नहीं लगाया, और उसके बाद जब सब कुछ उसने जीवन में बहुत अच्छी तरह से हासिल कर लिया था, तो रिटायरमेंट के बाद उसने शराब की बोतल फिर से निकाली और सोचा कि अब आराम से इत्मीनान से पीते हैं। तो आराम से इत्मीनान से नहीं पी पाया, 25 साल के गैप के बाद भी जल्दी उसकी दारू वैसी ही चालू हो गई, और फिर उसको लगा कि अगर मैं 25 साल रोक सकता हूं तो फिर से मैं दारू रोक दूं, तो नहीं रोक पाया, और 4 साल के अंदर अंदर परलोक सिधार गया। तो अब ये कहानी मेरे लिए बहुत है ना वार्निंग की तरह दी गई थी, लेकिन मेरे को उस मन में क्या सवाल आते थे मालूम है? कौन आदमी है ये, कहाँ रहता था अमेरिका में, नाम क्यों नहीं दिया है, ये तो ए का मेंबर नहीं था ना, तो नाम देते इसका। किसने जाके देखा है वहां पे कि इंदौर में 10-12 जन बैठे हैं और बात बताते हैं? तो ये शराबी के मन में डर पैदा करने के लिए ये कहानी है ना मनगढ़ंत लिखी गई है। ऐसा थोड़ी ना होगा यार। अब मेरे को देखो, मेरे को शराब की याद ही नहीं आ रही है। मेरे जैसा बंदा जो 24 घंटे पीने वाला है, 3.5 महीने रिहैब में रहा तब भी याद नहीं आई। अब 2 महीने होने को आए, सोबर हूँ, इतना अच्छा सोच रहा हूँ, घर में सबसे अच्छा व्यवहार है, काम फिर से मेरे को मिलने के चांसेस लगने लगे हैं, तो अब जो है पहले जैसा थोड़ी ना पीऊंगा मैं। पागल थोड़ी हूँ, बेवकूफ थोड़ी हूँ। और 2 महीने बाद जब मैं किसी काम से, मेरा काम नहीं था, घर वालों का था, लेकिन उनके साथ हो लिया, दिल्ली गया, और दिल्ली में जो वो बोला था कि एक्सपेरिमेंट मत करो, एक्सपेरिमेंट मत करो, तो वो एक्सपेरिमेंट मैंने कर डाला यार। एक क्वार्टर खरीदी, मैंने कहा सिर्फ एक क्वार्टर, और एक क्वार्टर पी, जहाँ पे हम रह रहे थे वहां पे आया, खाना खाया, बढ़िया सबके साथ बातें करी, किसी को पता नहीं चला। मेरे को लगा कि ये बोल रहे थे कि इस खेल में कोई नहीं जीता है, देखो मैं जीत गया, अंदर से है ना ऐसे लड्डू फूट रहे थे। मैंने कहा इतना तो सिंपल है यार, एक क्वार्टर पीना है, खाना खाना है, दिन भर काम कर लिया अपन ने, किसी को पता नहीं चला है, बाद में पता चला तो भी ऐतराज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरे दिन भी क्वार्टर पी, तीसरे दिन एक क्वार्टर की जगह एक क्वार्टर और एक बच्चा लिया। और उस दिन घर वालों को पता चल गया, और मैंने कहा पता चल गया तो अब चलो, भांडा फूट ही गया है तो फिर काहे का डर। एक खून की भी वही सजा है, 7 खून की भी वही सजा है, तो अपन तो छक के पियो इंदौर जाने तक। इंदौर जाके मीटिंग अटेंड करेंगे, वहां पे कन्फेस करेंगे, और दारू फिर से बंद कर देंगे, जैसे 2 महीने बीच में निकाले हैं वैसे निकालेंगे। नहीं हो पाया। अब मीटिंग में दिल न लगे, अब ये सारी चीजें बोरिंग लगे, शराब की वो जो ताकत थी, वो जो कब्जा था, वो उसने फिर से कर लिया था। अब मैं ए से भागने लगा, और 1.25 साल, अगला 1.25 साल जो है दारू अंदर बाहर, कभी मुंबई में, कभी इंदौर में, कभी पूना में, कभी रियाब में, कभी बाहर, कभी मीटिंग में, कभी मीटिंग को टालना, कभी नौकरी ढूंढने की कोशिश करना कि अगर नौकरी फिर से मिल गई, अच्छी तरह से कमाने लगा, तो ये घर वालों का जो कंट्रोल हो गया है ना मुझ पे, वो चला जाएगा। रिहैब डालने लगे तो मन में ये विचार आने लगा कि अब रिहैब से बाहर निकलता हूँ ना, क्योंकि अब मैं खुशी से नहीं जा रहा था, मन से नहीं जा रहा था, अब पिकअप वैन आने लगी मेरे को लेने। तो रिहैब जाके जैसे तैसे दिन निकालता था, और उसमें ना प्लानिंग करने लगता था कि अब है ना बाहर जाऊंगा तो वकील करूंगा और घर वालों को नोटिस ही भेजूंगा। घर वालों को नोटिस भेजेगा क्यों?
क्योंकि मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शराब अब सचमुच है ना जानलेवा बीमारी बोल रहे थे, वो बन गई थी मेरे लिए। हाईली रिस्की बिहेवियर, इतने एक्सीडेंट्स, इतना घर में गिरना पड़ना, लोगों का बाहर से फोन आना कि ये यहाँ पे लहूलुहान पड़ा है, इसको उठा के ले जाओ, कितने बार डिटॉक्स, ये सब हो रहा था। मेरी हालत मतलब अस्थि पंजर कंकाल रह गया था मैं। और घर वाले मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस भेजूंगा इनको। क्यों? क्योंकि ये मेरे को शराब पीने से न रोके। जबकि अब मेरे को अच्छी तरह से मालूम हुआ था, रोज पढ़ रहे थे कि अनगिनत व्यर्थ प्रयास। एक शराबी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन होता है कि वो किसी दिन किसी तरह शराब को सुरक्षित रूप से पिएगा और उसका आनंद भी लेगा। और ये ऑब्सेशन है, यही मेरा मिशन बन गया था पूरे लाइफ का, बाकी कुछ नहीं बचा था। और एक उदाहरण दिया था उस व्यक्ति का जो बार बार है ना, उसको थ्रिल आता है, मजा आता है, एक्साइटमेंट आता है कि है ना चलते हुए हाईवे पे है ना वो गाड़ियों के आगे कूदता है और उसको लगता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बार बार बाद में ठुक जाता है। कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया, कभी सर को चोट लगी, कभी रीढ़ की हड्डी गई, लेकिन वो है कि वो खुद को रोक नहीं पाता है गाड़ी में के नीचे आने से। और ये मैं हंसता था इस एग्जाम्पल पे, क्योंकि ये मीटिंग में जो बोला जा रहा है कभी मैं खुद पे लागू करके देख ही नहीं रहा था। तो मेरी सचमुच हालत वो बन गई थी। हर बार जो है मुंह की खा रहा था, हर बार थोड़ा बहुत अच्छा होने लगा, घर में थोड़ी शांति आने लगी, कुछ जॉब मिल गया, कुछ थोड़े दिन अच्छी तरह से गए, लोग मेरे को फिर से अच्छी तरह से बात करने लगे, एक विश्वास पैदा हो गया, कुछ पैसे आने लगे, तो लाइफ थोड़ा सा ट्रैक पे आ रही है ना, तो फिर से वो पागलपन सवार हो जाता था। मुझे लगता था कि अब इतने दिन दूर हूँ और मुझे इतनी सारी बातें समझ में आ गई है यार। मैंने कहा कि बिग बुक तो चाट गया था, लेकिन दिमाग जो टेढ़ा का है वो टेढ़ा ही रहा था। मतलब इतनी बेवकूफी भरी बातें लगती है आज मेरे को कि मेरे मन में आता था कि अगर प्रेयर करके पहले घूंट से दूर रह सकते हैं तो प्रेयर करके चौथे घूंट से भी तो दूर रह सकते हैं यार। तो मैं 3 पेग पीऊंगा और तीसरे पेग के वक्त में प्रेयर करूंगा कि ईश्वर मेरे को है ना चौथे पेग से दूर रख, जबकि ईश्वर को तो मानता ही नहीं था। अब ये था पागलपन कि सैकड़ों बार हजारों बार हुआ है ये, कि मुझे लगा कि अब मैं थोड़े दिन शराब से दूर हूं तो जाऊंगा और सुरक्षित रूप से पीऊंगा। और हर बार उसका हश्र वही हुआ कि एक बार जब एलर्जी चालू हो गई तो वो पूरा चक्कर पूरा करके या तो मैं डिटॉक्स या तो फिर रिहैब, यहाँ तक पहुंच रहा हूँ कि हालत ही इतनी खराब हो रही है कि दारू छोड़िए साहब, पानी नहीं जा रहा है शरीर में। और तब मैं फिर से तड़प रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि अब कभी दारू नहीं पीऊंगा यार, अब कभी दारू नहीं पीऊंगा। क्यों मैंने पी ली फिर से, अब नहीं पीऊंगा। घर वालों को हर बार लगता था कि शायद है ना, शायद इस बार ये ना सीरियस है। झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस, और फिर से वही करना वही करना वही करना, ये पागलपन था। हर बार ये सोचना कि मतलब गलती वही करना, उसी गलती को दोहराना, और अपेक्षा ये रखना कि इस बार मेरे को अच्छा परिणाम मिलेगा, जबकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। कितने मौके गंवाए यार मैंने इसमें। नौकरियां मिली, काम मिले है ना, कुछ दिन ठीक किया, सब कुछ दांव पे लगा है, बच्चों का जो है ना भविष्य दांव पे लगा है। घर में माहौल मतलब हमेशा मैं आता था घर में तो मातम जैसा बन जाता था, कोई खुशियां नहीं मना पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को अंदर से तकलीफ हो रही है इन चीजों पे। हर बार मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार नहीं, अब नहीं शराब पीऊंगा, लेकिन जैसे ही वो ख्याल मन में कभी आता था तो कश्मकश अंदर से शुरू हो जाए, पीऊं नहीं पीऊं, नहीं 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 पीता हूँ यार, नहीं चलो थोड़ी पी लेता हूँ, नहीं यार नहीं पीना है, नहीं पीना है, चलो पी लेता हूँ यार। हमेशा जीत जो हुई है वो पीने की ही हुई, शराब ही जीती हमेशा। और यहाँ पे बोल रहे थे कि कर ही नहीं पाएगा अकेले यार तू, कोई नहीं कर पाया है, तू भी नहीं कर पाएगा। सीधी बात थी कि वो बोल रहे थे आई कांट वी कैन, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रहा तो हो जाएगा। और मैं मीटिंग अवॉइड कर रहा हूँ। मीटिंग क्यों अवॉइड कर रहा हूँ मैं? एक तो ईगो मेरे को कि मैं रिलैप्स हो गया, अब मेरे बारे में ना भला बुरा बोलते हैं वो लोग, वही वही बातें करते हैं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। अब मजे के लिए आया है, जान बचाने के लिए आया है? मेरे को वो लोग अच्छे नहीं लगते, लोग अच्छे लगेंगे इसलिए आया है?
कि मौत सामने दिख रही है, उससे बचना है, तेरे को क्या करना है। अब यही बात नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो शराब की जो है कि यार कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। लास्ट रिहैब जब गया था मैं, आखिरी रिहैब, तब थोड़ा बहुत इन चीजों का एहसास हो रहा था कि नहीं यार, ये है ना, इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से तो पूरा बर्बादी हो ही गई है। पर मन में सवाल आता था कि यार पागलपन अब भी है। मन में सवाल आता था कि मान लिया कि सचमुच ये शराब मेरी प्रॉब्लम बन गई है और बहुत है ना, मतलब सब कुछ ही बर्बाद कर दिया है मेरे को, लेकिन पूरी दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है यार, क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस एकमात्र तरीका है? दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं बर्बाद हो गया हूं तो फिर से लाइफ में वापस ना आऊं। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं ना घर वालों को तकलीफ देते रहूं, लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे मैं ना शराब कंट्रोल तरीके से पी पाऊं। वो रियाब वालों का मुझ पे भरोसा था, तो वो है ना मेरे को इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करने देते थे। उनको अंदाजा था नहीं था कितना चालू दिमाग हूं मैं। अब वो मैं इंटरनेट इस्तेमाल करने लगा कि और कोई तरीके हैं क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस छोड़ के। और मेरे को मिला वो अमेरिका में एक महिला थी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आई और उसका दिमाग भी मेरे जैसे चल रहा था। तो फिर उसने एक नया स्कूल निकाला, मॉडरेट ड्रिंकिंग का, मतलब नियंत्रित पीने का। मैं बड़ा खुश हुआ। एक रात में पढ़ नहीं पाया था, मैंने कहा बाकी का आगे पढ़ूंगा। उस रात में सो नहीं पाया खुशी के मारे कि है यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस छोड़ के कोई तरीका है ना ये मॉडरेट ड्रिंकिंग का। तो मैंने कहा कल पूरा पढ़ूंगा, यहाँ पे किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन अच्छी तरह से समझूंगा। यहाँ से बाहर जाऊंगा और अपने को दिन में नहीं पीना है, अपने को कंट्रोल तरीके से पीना है, कभी कभार पीना, मर्यादित तरीके से, सीमित तरीके से। इतना ही तो चाहिए अपने को। मुझे कहाँ एक खंबा पीने का शौक चढ़ा है। थोड़ा आनंद है यार, शराब के बिना तो लाइफ सुनी हो जाएगी। सचमुच दोस्तों लगता था, अगर मुझे ना, मैं कभी इमेजिन करता था कि पहले घूंट से, मतलब वन डे एट ए टाइम, क्या बेवकूफ बना रहे हो? लॉलीपॉप है, बच्चे को देते हैं वैसा। आज वन डे एट ए टाइम, कल वन डे एट ए टाइम, परसों भी वन डे एट ए टाइम। मतलब बोल तो यही रहे हो ना कि जीवन भर शराब से दूर रहना है। और जीवन भर शराब से दूर रहना है मतलब है ना, ऐसा वीराना मेरे को लगता था कि क्या जिंदगी रहेगी, क्या मजा रहेगा यार उसमें। तो मेरे को थोड़ी सीमित मात्रा में शराब हो मेरी लाइफ में, थोड़ा तो मजा रहे यार। तो फिर से दूसरे दिन मैंने वो इंटरनेट का सर्च आगे बढ़ाया और यार ऐसा कोलैप्स हो गया मैं आगे की कहानी पढ़ के, क्योंकि वो महिला थी और उसके पीछे बहुत सारे लोग हो गए मेरे जैसे। और कुछ दिन ठीक भी चला उनका कि हम एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल रहेंगे और लिमिट में पिएंगे, लेकिन वो महिला खुद कभी लिमिट में नहीं पी पाई। वो पहले छुपे तरीके से, और फिर सब लोगों को पता चल गया कि वो पी रही है, तो और फिर उसको जो आता है रिलैप्स के साथ, गिल्ट और शर्म और ये और वो सब। तो जो तीन बातें बताई थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, बार बार बोली जा रही थी कि अगर एक असल शराबी पीना जारी रखता है तो उसके तीन ही अंत होते हैं, या तो वो जेल जाएगा, या तो वो पागल हो जाएगा, या तो समय से पहले उसकी मौत हो जाएगी। उस महिला के साथ ये तीनों चीजें हुई। और ये जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा यार मेरे से बड़े बड़े 30 मार कहाँ आए हैं, और उन्होंने मेरे से भी बढ़ के ना एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन जो बात बोलते हैं यहाँ पे कि कोई नहीं जीता है, तो मेरे को अब ये समझना पड़ेगा यार, कोई नहीं जीता है। मुझे जो लगता था कि दुनिया में कहीं तो कोई तरीका होगा, नहीं यार, एक असल शराबी होगा जो वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। बिल्कुल सच बात, 100%। और तब मैं मजबूर हुआ जब मुझे बोला गया कि 15 अगस्त 2018 को आपको डिस्चार्ज दे रहे हैं। तो मैंने कहा अब मैं क्या करने वाला हूँ, बाहर आके उसी तरीके से किया अगर, तो नेक्स्ट टाइम तो रिहैब भी नहीं आऊंगा, ये गारंटेड है, मर ही जाऊंगा यार। पागल तो आधा हो ही गया था, बार बार रिहैब हो रहे थे, साइकेट्रिक की दवाइयां चालू हो गई थी, उन्होंने बोला था कि पैरानोइया हुआ है, हेलुसिनेशन होते थे, कई सारी चीजें होती थी। लॉकअप भी देख ही चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो अब मेरे को जो है, अब मैं डिसीजन लेना टाल नहीं सकता था यार। जो पहले के बिग बुक में लिखा गया था कि हम एक दो राह पे खड़े थे, वैसे मेरे को दो रास्ते सामने सीधे दिखाई दे रहे थे कि या तो ये जो पागलपन है, मैं बाहर जाऊं, फिर से बोतल उठाऊं थोड़ा सा पीने के लिए, और फिर से वो चक्कर चालू हो जाए और मर जाऊं, या फिर अब मैं ए का रास्ता इस्तेमाल करूं। क्योंकि मन में तो पीने की इच्छा तब भी थी यार, गई ही नहीं थी।
और मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं है। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। वैसे मेरे हाथ में नहीं है, मैं कितनी भी इच्छा करूं कि शराब पीने की इच्छा ही नहीं हुई, तो ऐसा मेरे इच्छा करने से नहीं होगा, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैं रिहैब से बाहर निकला। उससे पहले मैंने, जो कोई होगा ऊपर वाला, क्योंकि ईश्वर पे विश्वास नहीं था, तो सीधे सीधे 1-to-1 डायलॉग किया। मैंने कहा भरोसा नहीं है तुम पे यार, रखना चाहता हूं लेकिन नहीं हो रहा है भरोसा। तो अगर तू है तो मेरी ये प्रॉब्लम भी तू समझ ले, और तू नहीं होगा अगर, तो भी एक बात मैं अब ईमानदारी से इस बार कोशिश करने वाला हूं कि मैं सच्चाई की राह पे चलने वाला हूं यार। अब मैं बेवकूफ नहीं बनाऊंगा ना खुद को ना दूसरों को। और अब मैं घर आया, और घर आया तो मेरे को एक बात बिल्कुल समझ में आ गई थी, दिमाग नहीं चलाना है। मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ यार। हमेशा क्या करता था मैं कि पैसे के पीछे भागो, तो पैसे के लिए कुछ काम करना चालू किया तो मीटिंग छोड़ दी, मुंबई आ गया, दोस्तों से मिलने लगा, 2-4 दिन रुक गया, फिर से वो शराब का पागलपन आ गया वापस। घर में आया, पत्नी ने ढंग से व्यवहार नहीं किया, फिर से मेरा गरम दिमाग गरम हुआ कि फिर से मैं पहुंच गया यार। कारण मिल गया मुझे उस पागलपन को जस्टिफाई करने का। मेरे को किसी ने इंसल्ट कर दी, मेरा किसी पुराने साथी ने फोन नहीं उठाया, कोई कर्जे लेने के लिए मेरे पास आया, कोई भी चीज होती थी तो मैं इसका बहाना बना लेता था जस्टिफाई करने के लिए मेरे पागलपन को। प्रमाण ही नहीं था कि यार किस चीज के लिए मैं फिर से पीने की ओर जा रहा हूँ। इतनी छोटी सी चीज, इतनी सड़ी सी चीज, इतनी फालतू चीज, पीने से क्या मेरी समस्या सॉल्व होने वाली है? नहीं। लेकिन मेरे को एक जस्टिफिकेशन मिल जाता था, एक बहाना, एक समर्थन। यार मैं यूं ही नहीं गया था पीने, कुछ हुआ था मेरे साथ, कुछ सीरियस बात हुई थी यार, कुछ कारण बना था जिसकी वजह से मैं फिर से पीने गया। ये सब सोच समझ के करता था मैं, और यही पागलपन है। समझ ही नहीं पाना कि यार लास्ट टाइम क्या हुआ था, यही बहाना लेके गया था तू कि आज मैं पीऊंगा यार क्योंकि आज मेरा दिमाग आउट हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन आखिर क्या हुआ उसका? ना तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वो तो बढ़ गई, और तेरी उल्टा हालत खराब हो गई थी। तो इस बार मैंने कहा ये सब नहीं करना है, और अकेले के दम पे तो चलना ही नहीं है। अकेले रहता हूं तो वो पागलपन फिर से सवार हो जाता है मुझ पे। शराब का ख्याल आता है तो है ना, मेरे पास कोई कोई ताकत ही नहीं बचती है उसके सामने। बाकी दुनिया में किसी भी चीज के लिए मैं कुछ भी कर जाऊं, कितना भी पक्का रहूं, लेकिन शराब के साथ नहीं होता है। तो मैंने कहा इस बार वो नहीं करूंगा। और मैंने काम धंधे के पीछे नहीं गया। घर में खाने के लाले थे, जो कुछ घर चल रहा था वो पत्नी चला रही थी, लेकिन मैंने पैसा के जब कमाने की कोई जल्दी नहीं की। मैं 2 मेंबर्स के पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहूं तो चलेगा क्या? और अगले 3 महीने में रोज सुबह नाश्ता करके मैं उनके यहाँ जाता था, दिन भर उनके साथ रहता था, वहां से मीटिंग जाता था, और मीटिंग से मैं घर आता था, खाना खाता था। तो मेरे को जरूरत है ना, एक सुरक्षा कवच चाहिए मेरे को, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलो मेंबर्स होते हैं। हर कोई मेरे जैसा नहीं कर सकता है, और करने की जरूरत भी नहीं है हर किसी को, लेकिन मेरे को जरूरत थी यार। क्योंकि बाकी लोगों की नौकरियां होती है, व्यवसाय होते हैं, तो वो अलग तरीके से डील करते हैं इन चीजों को, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने तो ये सोचा कि कोई चीज अहमियत नहीं रखती है, मेरे को बस इस पागलपन फिर से सवार होने से दूर रहना है। तो 3 महीने में लगातार उनके साथ रहा। तो मन में जब जब ख्याल आए पीने का, तो वो मैं बोल देता था उनके साथ। और एक तो उनके साथ रह के, उनके रिकवरी के माहौल में रह के, धीरे धीरे वो जो था ना दारू का कब्जा मेरे मन पे, वो धीरे धीरे कम होने लगा। रिकवरी की बातें होती थी, मेरे जो प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस किया जाता था। मेरे को बोला गया था, मेरी बहुत रिश्ते खराब हो गए थे घर वालों के साथ। कितना टाइम है संदीप भाई मेरे पास? 15 मिनट टाइम है ना। घर वालों से बहुत ज्यादा रिश्ते खराब हो गए थे मेरे, खासकर पत्नी के साथ। और हर बार ये होता था कि मैं कुछ दिन सोबर रहने के बाद कोई ना कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता, कोई मेरा घर में इंसल्ट हो जाता। और ये इस टाइम तो जब आया था तो है ना, घर में एक कुत्ता पाल रखा था। और मेरी हैसियत उस कुत्ते की इतनी भी नहीं रही थी घर में। मतलब एक बार तो ये हुआ कि उसके लिए दूध रखा था थोड़ा, और मेरे को ज्यादा, मैं डाइजेशन सिस्टम मेरा जो था वो बिगड़ चुका था। आज भी मेरा 100% अच्छा नहीं है। अब एक एक दिन करके 7 साल मेरे को हो सकते हैं इस महीने। अगर
आप लोगों के साथ रहा तो, दिमाग नहीं चलाया तो। लेकिन आज भी मेरे को जो शराब की वजह से नुकसान हुए हैं वो इरिवर्सिबल हैं कुछ, है ना, वो आज भी मेरे साथ में है। तो तब मेरे को खाना नहीं जाता था, तो मेरे को ठंडा दूध था वो मैंने पी लिया, और घर में उतना ही दूध था और वो उस कुत्ते के लिए रखा था, पिल्ले के लिए। तो उसमें मेरे को इतनी पड़ी कि कुत्ते के लिए रखा था दूध, तुमने क्यों पिया। अब यार मेरे जैसा जो है ईगोइस्टिक शराबी, इसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरा इंसल्ट, मेरे घर में कुत्ते से भी कम कीमत है मेरी, ये कर दिया तुमने, अब मैं तुमको दिखाता हूँ करके। मैंने तो शराब के आते पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं वो नहीं करने वाला था। 3 चीजें बोली गई थी यार। मेरे को प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, लेकिन मैं क्यों उसमें से निकल नहीं पा रहा था। 29 दिसंबर 2016 को मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आता हूँ। यहाँ पे मेरे को जो भी शराब से दूर रहने के लिए चीजें हैं वो सब यहाँ पे हैं। शुरुआती दिनों के टूल्स, शुरुआती दिनों का साथ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो वो बोलने के लिए, रखने के लिए जगह, उस पे मिलने वाली सलाह। मेरे को पहले से बोला था कि पहले दिन से स्पॉन्सर लो, तो स्पॉन्सर यहाँ पे मिल सकता था, और यहाँ पे अल्टीमेट सॉल्यूशन था प्रोग्राम। शराब बीमारी है, शराब समस्या है, प्रोग्राम सॉल्यूशन था, प्रोग्राम इलाज था। इसके बावजूद मैं ये क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि 3 चीजें बोली गई थी, ये 3 चीजें इंडिस्पेंसिबल हैं, अनिवार्य हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस। तो न मुझ में ईमानदारी थी, न अपने को ही अक्लमंद मानना और दूसरे की सुनना ही नहीं, है ना, ये चीज दूर करने की मेरे में तैयारी थी। सुनना ही नहीं दूसरों की। यार तुम जिस तरीके से तुम्हारी जिंदगी चलाते आ रहे हो और तुम जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो काम नहीं आया है। अब तुमको अलग तरीके से नए सिरे से सीखना होगा। जो यहाँ बातें बताई गई है उनको फॉलो करना होगा, दिमाग मत लगाओ। जब मैं केजी में गया था छोटा बच्चा, तब टीचर ने बोला था 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और मैंने बोला, मैंने रिपीट किया 2 1 जा 2 टीचर, 2 2 जा 4। मैंने वहां पे पूछा था क्या कि 2 2 जा 4 कैसे क्या होता है, मेरे को बताओ? नहीं पूछा मैंने भरोसा कर किया टीचर पे कि ये बोल रही है, सही बोल रही है। तो यहाँ पे मीटिंग में जो बैठे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अनुभवी सदस्य हैं, ये मेरे को कोई टीचर से कम नहीं थे और ये टीचर भी नहीं थे, ये अपने अनुभव से बात बता रहे थे। तो मेरे को बस इन चीजों को विश्वास रख के अपनाना था, और मेरे को शराब को नंबर 1 प्रायोरिटी रखनी थी कि शराब से दूर रहना है मेरे को, यही मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इस पे मेरी जिंदगी टिकी है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। न करियर है, न समाज में मेरा नाम है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न कुछ है। और यही तीनों चीजें मुझ में पहले से नदारत थी, और उसकी वजह से मैं कोई न कोई बहाना लेके फिर से पीने के लिए जाता था। लेकिन अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस थी। मेरे को घर में अगर इज्जत नहीं मिल रही है तो भी वो कारण नहीं बन सकती मेरी फिर से पागलपन सवार होने देने की। मेरे को खाने के लाले पड़े हैं, तो मैं देख रहा था जो मीटिंग में आते हैं ना रोज के ग्रेटिट्यूड की लिस्ट, आज किसका प्रॉपर डे है, तो उसमें भाई लोग आप भी अगर रेगुलरली देखोगे तो कभी पता चल जाएगा कि फला फला नाम, 2 साल, और रहने का ठिकाना देते हैं ना, रैन बसेरा फैजाबाद। मतलब बंदे को 2 साल हुए हैं सोब्राइटी में, लेकिन आज भी उसे रैन बसेरा में, मतलब उसको रहने के लिए ठिकाना नहीं है। तो सरकार जो करती है कि गर्मी और ज्यादा ठंड में बेघर लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, वहां पे रह रहा है, लेकिन उसको ये पता चल गया है कि मेरी सोब्राइटी जो है वो सुप्रीम इम्पोर्टेंस की है, सबसे ज्यादा महत्व की है। तो वो जब पहली बार मैंने नाम पढ़ा रैन बसेरा में रहने वाले भाई का, नाम याद नहीं है आज, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने कहा मैं काहे का रोना रोता हूँ, मेरी पत्नी मुझसे ऐसा व्यवहार करती है, मेरा भाई ऐसा करता है, मेरे को काम पे है ना कीमत नहीं देते, मेरा पैसा डूब गया, मेरे को कर्जे के प्रॉब्लम है। ये रोता नहीं हूँ मैं इनको बहाना बनाता हूँ, क्योंकि ईमानदारी नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, ओपन माइंडेडनेस नहीं है। तो ये अब था, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। मैंने हाथ पकड़ लिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर का। कुछ टाइम बाद रेगुलर मीटिंग जाने लगा। उन्होंने बोला यहाँ जितना देगा उतना तेरे को लाइफ में मिलेगा। पहले भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज पे भरोसा बैठने लगा। जैसे ही शराब के सामने हार मानी, वैसे ही ये सब चीज फौर हो गई यार अभी।
जिन पे मेरे को डाउट ही डाउट रहता था, वो डाउट नहीं लगने लगा, क्योंकि अब मैं सुन रहा था और अपना रहा था, तो मुझे उसके रिजल्ट्स मिल रहे थे। नौकरी के नहीं, पैसे के नहीं, अंदर मेरे दिल में यार रिजेंटमेंट, लोगों के लिए खुन्नस पालना, खासकर लोगों के लिए, घर वाले लोगों के लिए। तो मुझे बोला गया कि अनिरुद्ध, किसने क्या किया, सही किया गलत किया, ये मत नाप तू, ये वो टाइम नहीं है। तुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मन में खुन्नस रखेगा तो फिर से दारू की ओर जाएगा तू। तो मेरे को वो रिजेंटमेंट प्रेयर बताई गई, बोले अपने वाइफ के लिए तू रिजेंटमेंट प्रेयर कर। सबसे ज्यादा खुन्नस तुझे अपने वाइफ को लेके है ना, तो उसको तमाम दुनिया भर की खुशी मांग रोज सोने से पहले। तो मेरा प्रेयर पे भरोसा नहीं था यार, लेकिन मैंने वो प्रेयर करना चालू करा, क्योंकि अब यहाँ पे जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ये मैंने बहुत बात है ना एकदम दिल में बसा ली थी। तो मैं रात को मैं अपनी पत्नी के लिए प्रेयर करने लगा और जादू हो गया यार। सिर्फ पत्नी ही नहीं, उसके बाद जितने लोग रिजेंटमेंट वाले थे वो है ना उस लिस्ट में आने लगे, प्रेयर का टाइम बढ़ता गया। और मेरे दिल में जो बदलाव आने लगा है ना, कितना अंदर नफरत, कितना डर, कितना गुस्सा, कितनी निगेटिविटी लिए बैठता हूँ यार मैं, और ये सब चीजें ना खाद हैं दारू के लिए, वो दारू का ख्याल आने के लिए, वो पागलपन सवार होने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें थी वो बताई गई थी, वो मैं करने लगा। मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट ले ली, खुल के प्रॉब्लम शेयर करने लगा, अपने प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करता था। कितने प्रॉब्लम थे मेरे को यार, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम थे, मेरी सोच के प्रॉब्लम थे, मेरी सेक्सुअल लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, है ना। सिंपल भाषा में मेरा उठना बंद हो गया था। ये सब चीजें मैं छुपाता था अपने अंदर और बाहर एक अलग पिक्चर बता रहा था। तो ये मैंने खुल के बोलना चालू करा, मैंने मार्गदर्शन लेना चालू करा, तब जाके यार बदलाव आने लगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो है वो रिहैब में मैंने 3 बार करी थी, काम नहीं आई थी, क्योंकि मन से करी नहीं थी, लिखे पन्ने थे बहुत सैकड़ों। लेकिन अब मैं इनको अपनी जीवन में अपनाने लगा। शुरुआत मेरे दिन की प्रेयर से होने लगी और दिन में 10 बार प्रेयर करने लगा, मैं प्रेयर में रहने लगा यार। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक हायर पावर मान लेना यार बोले। तो मैंने कहा हाँ कोई तो शक्ति होगी यार, मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो उससे बातें करने लगा अकेले में मैं। ये पागलपन लग सकता है, लेकिन यही सबसे सच बात थी, यही सबसे अच्छी बात थी। और धीरे धीरे जो है शराब का ख्याल जो है वो मन से गया, नौकरी भी मिल गई, फैमिली लाइफ भी अच्छी हो गई, है ना। प्रिंसिपल से मतलब स्टेप्स ही नहीं, ट्रेडिशंस भी अपनाने हैं लाइफ में, वो भी सीख गया, घर में अपनाने लगा। घर वालों का भी भरोसा आ गया, टाइम लगा, बहुत टाइम लगा घर वालों का भरोसा आने के लिए, लेकिन वो भी आ गया। शराब का ऑब्सेशन तो अब नहीं था, सीधी तरीके से सोचने लगा, ईमानदारी से काम करने लगा। मुझे जो क्षेत्र चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन सर्विस के थ्रू ही मुझे दूसरा प्रोफेशन मिल गया। सर्विस करते करते मेरे ख्याल आया कि यार ये भी काम मैं कर सकता हूँ, तो प्रोफेशन भी मिल गया, पैसा भी कमाने लगा। कोविड आ गया, तब तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली माना कि मैं उस फील्ड में नहीं गया, वरना मर जाता, वो तो इंडस्ट्री बंद हो गई। लेकिन ये जो मेरे को नया कारोबार मिला था उससे मेरा घर चला, जो मैं चाहता था, घर में इज्जत वगैरह वो सब मिलने लगी। और मैं सेटल हो गया सोसाइटी में यार। मैं सर्विस में भी जाने लगा, दूसरे शहरों में नए ग्रुप फॉर्म होने लगे, उसमें मैं अपना जो था इन्वॉल्वमेंट वो रखने लगा। और धीरे धीरे मेरे को लगने लगा कि अब प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, सब अच्छा चल रहा था, बहुत बड़ा बदलाव आया था मुझ में। लेकिन मैं अगर सोच रहा था कि मैं कदमों के बिना और स्पॉन्सर के बिना, कार्यक्रम लिए बिना मैं जीवन भर चल सकता हूँ, तो शायद वो मेरा बहुत रिस्की बिहेवियर था। भला हो मेरे बाद जो लोग आए, मैं जहाँ पे सर्विस के लिए जाता था वहाँ के बंदों को मैंने देखा, मेरे बाद आए, स्पॉन्सर लिया, प्रोग्राम किया, और उनमें जो मैं बदलाव देख रहा था वो मेरे को लग रहा था क्या कमाल का चेंज आ रहा है यार इनमें, मेरी आंखों के देखते देखते। और दूसरी बात, मेरे को जो प्राइड है, मेरा अहंकार, वो पूछने लगा कि यार इनमें से जो है ना तेरे को दादा दादा करके सलाह पूछते हैं, वो अगर कभी पूछेंगे कि भैया आपने कैसे स्पॉन्सर लिया था, क्या सोचा था, तो किस मुंह से जवाब दोगे कि तुमने स्पॉन्सर ही नहीं लिया है, तुमने कार्यक्रम ही नहीं किया है। तो ये शर्म के मारे मैंने स्पॉन्सर लिया। एंड मेरे को लगता है जीवन में मेरी सोब्राइटी में सबसे समझदारी का काम मैंने वो किया, क्योंकि बीमारी बहुत खतरनाक है यार। उन्होंने लिखा है अल्कोहल इज अ सटल फो, बहुत सूक्ष्म शत्रु है, घात लगाए बैठती है, पता ही नहीं चलता। मेरे को लगा है संकट टल गया, वैसा नहीं होता है। स्पॉन्सर के साथ काम करने लगा जब, तब मेरे को पहली बार बिग बुक, मैंने कहा ना चाट दी थी, वो चाट दी होगी,
लेकिन समझ में तब आने लगी। तो प्रोग्राम लेने लगा और लेते लेते मैं एक पॉइंट पे आ गया, मेरे को 3 साल कंप्लीट हुए यार। और तब मेरे को एक बात याद आई, मैंने कहा ना मैं रिसर्च बहुत करता था आखिरी रिहैब के वक्त, तब मैंने ये साइकोलॉजी का है ना कहीं पढ़ा था फंडा कि यार सजेस्टेड तो है ही नहीं, लेकिन अगर कोई चाहे नॉर्मल नॉर्मल पीने वाला, वो 3 साल कम से कम शराब से दूर रहे और उसके बाद ट्राई करके देखे। लेकिन अल्कोहलिक वहां पे भी दिया गया था कि जो एकदम एब्सोल्यूट अल्कोहलिक है उसने तो जीवन में ट्राई ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि अगर ये प्रॉब्लम ड्रिंकर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो 3 साल अपन शराब से दूर रहेंगे और उसके बाद ट्राई करके देखेंगे। और मैंने 2.5-3 साल हुए थे मेरी सोब्राइटी को, तब स्पॉन्सर लिया यार। और स्पॉन्सर से जब बात करते हैं ना, तो मेरा तो यह अनुभव है कि यानी मैं स्पॉन्सर से छुपा नहीं पाता हूँ चीजें यार, मैं सच सच बोल देता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ये 3 साल का है ना, ये एक मैंने दिमाग में जो रखी थी बात, जो मैं बीच में भूल गया था, वो अभी फिर से मेरे को याद आ रही है कि 3 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं ना ट्राई करके देखूंगा कि ये एलर्जी इतने बड़े समय के बाद भी चलती है क्या। और मैं बच गया यार, मैं बच गया। स्पॉन्सर लिया, कार्यक्रम किया, तब जाके पता चला कि है ना फुल प्रूफ प्लान कुछ नहीं है मेरे पास कि मैं कर लूं और बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, नहीं होगा ऐसा। ये कार्यक्रम है, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। 12 कदमों से मेरे व्यक्तित्व में संपूर्ण बदलाव आएगा, लेकिन उसको मुझे कायम भी रखना पड़ेगा उस बदलाव को। इसीलिए मेरे को 12वें कदम में बोला है कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू कर दूं। तो मेरे को ये आज भी ध्यान रखना पड़ता है। आज भी अगर पत्नी की कुछ चीजों से मैं इरिटेट हो जाता हूं तो मेरे को याद रखना पड़ता है कि यार RID लेवल मेरे को वो संभालनी है, खुन्नस नहीं रखना है। क्योंकि खुन्नस रखता हूं तो खुन्नस मेरे को फिर से है ना शराब की ओर ले जाएगा। इंसैनिटी ऑफ अल्कोहल रिटर्न्स बोला है उन्होंने, गुस्सा मेरे लिए जहर है। तो मेरे को जो है ना आध्यात्मिक प्रगति बोला है उन्होंने कि आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना है, वन डे एट ए टाइम जीना है। और रोज मेरे को वन डे एट ए टाइम वही बोलना है कि मेरे को शराब से दूर रख ऊपर वाले। और उसके लिए जो 12 कदमों का कार्यक्रम दिया है, ये जीने का एक तरीका है। तो ये जीने का एक तरीका जो है वो रोज मैं अपनाऊं, आप लोगों के साथ रहूं, ये कभी नहीं भूलूं कि इस पागलपन ने मेरे को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था यार। 3 बार दस्तक देके आया हूं। फिर से अगर ये चीजें करूंगा मैं, शराब तो सिर्फ पहले कदम में है ना, बाकी 11 कदमों में तो कदमों के शराब की कोई बात नहीं करी है। लेकिन जो बाकी 11 कदमों में भी कहा गया है उसका पालन नहीं करूंगा मैं रोज की लाइफ में। बाहर के तो चीजें अलग होती हैं, अलग मेरे मन में दुनिया अलग चलती है। दोहरा जीवन जीता हूं मैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। या मैं बोलूंगा कि जीता था, आज मैं पहले जैसा नहीं हूं, ये मैं बोल सकता हूं सच्चाई से। लेकिन वो व्यक्तित्व के कुछ अंश तो बचते ही हैं। जैसा कोई भाई अभी शेयर कर रहा था कि कभी ये कैरेक्टर डिफेक्ट, कभी वो कैरेक्टर डिफेक्ट, वो निकल के आता है बाहर। तो इस प्रोग्राम पे नहीं चलूंगा वन डे एट ए टाइम, तो वो पागलपन फिर से लौट आएगा। और आज मैं बिल्कुल जो मेरे को पहले दिन बोली थी मीटिंग में, उन सारी चीजों पे मैं विश्वास करता हूँ और उनका पालन करने की कोशिश करता हूँ। बड़ा गुस्सा आता था कि रोज रोज क्या वही बोलना। मैं फरनिरुद्ध शराबी और ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से, इन 12 कदमों की वजह से, मेरे स्पॉन्सर ने दिए हुए मार्गदर्शन के कारण मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। लेकिन आज मैं रोज वही बोलता हूँ यार। दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है, जो बातें बोली गई है वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। दिन भर प्रार्थना में रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं यकीनन बोलता हूँ यार कि बहुत तूफान आए इन 7 सालों में। और मैं जो बंदा हूँ, ये भी किसी की शेयरिंग में सुना है और वो लाइन में पकड़ के ही रखी है मैंने, क्योंकि वो मेरा है ना जो पहले वाला अनिरुद्ध था, वो उसका सटीक वर्णन है कि मैं वो सूखा पत्ता हूँ जो हवा का हल्का सा झोंका आता है ना तो बिखर के न जाने कहाँ चला जाता हूँ। ये मेरी पर्सनालिटी है, इतना नाजुक हूँ मैं, इतना कमजोर हूँ मैं। लेकिन इस प्रोग्राम पे चलता हूँ तो कितने भी तूफान आए, एक चट्टान की तरह है ना मैं खड़ा रहता हूँ यार। आज लाइफ में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, इस पे मेरे मन की स्थिति निर्भर नहीं है। आज मेरे मन की स्थिति निर्भर है इस बात पर कि मैं प्रोग्राम को कितना अमल कर रहा हूँ। आज मैं मेरी पत्नी पे, मेरे बच्चों पे है ना, किसी से पे भी मैं निर्भर नहीं हूँ। मैं निर्भर हूँ तो उस हायर पावर पे निर्भर हूँ यार। गॉड डिपेंडेंट होना है बोल रहा था, पीपल डिपेंडेंट नहीं।
तो आज मैं बिल्कुल हायर पावर डिपेंडेंट हूँ और ये मानता हूँ कि वो हायर पावर जो है वो आप लोगों के जरिए काम करती है। जब तक मैं ये मान रहा हूँ और जब तक इसको मान के जीवन में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक यार मैं एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रह सकता हूँ और वो पागलपन फिर से आने की नौबत नहीं आएगी मुझ पे। मैं अपनी शेयरिंग यही खत्म करना चाहता हूँ। जो कुछ बताया वो मेरा अपना अनुभव और मेरी अपनी लिमिटेड समझ है। कहीं मेरी शेयरिंग में कुछ गलत हो गया हो तो उसे मुझे बड़ा दिल करके माफ कर दें। और अगेन पायोनियर ग्रुप मुझे फिर से शेयरिंग करने का मौका दिया। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू ऑल द होस्ट को होस्ट, थैंक यू सो मच।